हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास सीबीएसई का सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। एवरी सब्जेक्ट है सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, so that accounting is also has basic terminology। टर्मिनोलॉजी हमें हेल्प करती है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसके नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस को समझने के लिए। अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म्स हमें यूज करने हैं प्रैक्टिस के लिए, वो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी में आती है। इनका हमें मतलब समझना है कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, बेसिक टर्म्स में क्या क्या चीजें आती हैं और इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी। जब भी हम किसी भी बिजनेस के अंदर कोई पैसा, कैश, गुड्स या मशीन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने में जो भी इन्वेस्टमेंट हमारा होगा उसे हम बिजनेस की कैपिटल कंसीडर करेंगे। उस कैपिटल से हम बिजनेस के लिए कुछ एसेट्स परचेज करते हैं जिससे हम बिजनेस को चलाते हैं। चलिए फर्स्ट इज कैपिटल को देखते हैं। कैपिटल 3 टाइप से इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, 3 पार्ट्स में इन्वेस्ट की जाती है। जैसे सबसे पहले आती है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस के लिए ड्यूरिंग द ईयर के लिए फिक्स हो जाती है। ये हमें एक बार पैसा लगाना है और हमें उस पूरे साल के लिए ये कैपिटल हमारी बिजनेस के अंदर कैसी हो जाएगी, फिक्स कैपिटल। इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बिजनेस के लिए हमें परचेज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिक्स कैपिटल के अंदर आती है प्लांट एंड मशीनरी, गुड्स, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। कुछ और भी फिक्स एसेट्स होती हैं, बट हम यहाँ पर 3 एग्जांपल देख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो बिजनेस को जब चलाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें प्लांट एंड मशीनरीज, अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें उसमें मशीनरीज वगैरह परचेज करनी पड़ेगी। हमें बिल्डिंग भी चाहिए, जमीन भी चाहिए उस जगह पर जहां पर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फर्नीचर भी हमें लगता है। तो ये सारी चीजें हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं और ये हमारी कैसी कैपिटल हो गई, फिक्स कैपिटल। ठीक। सेकंड है फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल डिपेंड करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर। अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फ्लोटिंग कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। अगर आप छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हो तो फ्लोटिंग कैपिटल कम लगेगी आपको। फ्लोटिंग कैपिटल का मतलब होता है जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हो अपने बिजनेस को बेचने के लिए, जैसे स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, गुड्स परचेज करके ला रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में पैसा हमने रखा है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग कैपिटल। ये हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होती है नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पर। नेक्स्ट आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए यूज होती है। हमें डे टू डे खर्चे करने हैं, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे बिजनेस के लिए पे करने हैं। ये सारे खर्चों के लिए जो कैपिटल यूज की जाएगी वो वर्किंग कैपिटल होगी। फर्स्ट इज कैपिटल हमारी 3 तरह से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की जाती है। सेकंड आती है एसेट्स। चलिए एसेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एसेट्स क्या होती हैं? बिजनेस को चलाने के लिए जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, बिजनेस को रन करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है बिजनेस में चलाने के लिए, वो सारी चीजें हमारे बिजनेस की एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है। एसेट्स बिजनेस में 2 तरह की होती है, एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है जो बिजनेस के अंदर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सके, 1 साल के अंदर जिनको हम बिजनेस के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसी एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स के अंदर हमारे आते हैं डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स होल्ड कर रखा है, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। स्टॉक जो हम गुड्स के लिए अपने बिजनेस के लिए स्टॉक मेंटेन करके रख रहे हैं बेचने के लिए। कैश इन हैंड जो हमारे पास अवेलेबल कैश है, रियल कैश। बिल्स रिसीवेबल जो हमारे बिजनेस के अंदर हमने जो क्रेडिट में गुड्स बेचा है उससे हमने एक सिक्योरिटीज के तौर पर बीआर रिसीव किए हैं, बिल्स रिसीवेबल रिसीव किए हैं, वो भी हमारी करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, जिनका ड्यूरेशन लगभग 3 महीने समथिंग होता है, 3 मंथ्स के लिए।
कैश एट बैंक, अगर हमारे बैंक में कैश कुछ इन्वेस्ट है तो वो भी हमारे करंट असेट्स के अंदर आएगा। सेकंड आती है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनकी ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म तक होती है, जिनका बेनिफिट्स हमें कई ईयर्स तक मिलेगा, मैनी ईयर्स तक हम बेनिफिट लेते हैं, जिसमें हमारी सारी फिक्स असेट्स आती हैं। फिक्स असेट्स में भी दो तरह की असेट्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल फिक्स असेट्स और एक होती है इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट्स का मतलब होता है ऐसी फिक्स असेट्स जो हमारे बिजनेस के अंदर रियल में हमें दिखती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी असेट्स को हम टेंजिबल असेट्स कहते हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरीज हो गए, फर्नीचर हो गया, है ना, ये गुड्स हो गया, ये सारी हमारी टेंजिबल असेट्स के अंदर आती हैं। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जो बिजनेस की एसेट्स तो हैं बट जिनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। मतलब ये ऐसी एसेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं बट ये रियल में नहीं दिखती है हमें। जैसे हमारी गुडविल हो गई, गुडविल हमारे बिजनेस की रेपुटेशन होती है, इमेज होती है, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हमारी सहायक होती है। पेटेंट्स, जो हमने अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाया है, वो हमारा एक पेटेंट नाम हो गया जिसको और कोई यूज नहीं कर सकता, वो हमारी एसेट्स है। ट्रेडमार्क, जो हमने गवर्नमेंट से कुछ सर्टिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स ले रखे हैं, ट्रेडमार्क ले रखा है, तो इसके लिए भी हमारे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं हमें उसमें, तो वो भी हमारे बिजनेस की एसेट्स कंसीडर होती है। तो हमने अभी यहाँ पर दो एसेट्स के बारे में, दो टर्म्स के बारे में पढ़ा है, कैपिटल एंड एसेट्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी बेटा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ करते हैं तो उसे हम ड्राइंग कंसीडर करते हैं, बिकॉज बिजनेस और ऑनर को एक सेपरेट एंटिटी माना गया है। जब ऑनर अपने बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो वो बिजनेस में एज अ ड्राइंग कंसीडर की जाती है, तो हम उसको ड्राइंग के नाम से बिजनेस में अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए ड्राइंग का मतलब होता है यहाँ पर जब हम बिजनेस से पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम आती है हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है हमारे बिजनेस के ऑब्लिगेशंस। जब भी हम अपने बिजनेस में कहीं से पैसा उधार लेंगे तो हमारे बिजनेस की क्या मानी जाएगी, लायबिलिटीज मानी जाएंगी। लायबिलिटीज दो तरह से यहाँ पर बताई गई हैं, फर्स्ट इज इंटरनल लायबिलिटीज, सेकंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब होता है हमारे बिजनेस की इंटरनल जो लायबिलिटीज होती हैं, जैसे ऑनर के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाएगा, जिसे हम कैपिटल कहेंगे, वो हमारे बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी मानी जाएगी। तो ऑनर जब भी हमारे बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है या ऑनर की जो कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज। सेकंड आती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो हमने आउटसाइडर से अगर कोई पैसा उधार लिया है, आउटसाइडर से हम कर्ज ले रहे हैं एक तरह से, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे हमने क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, अगर कहीं से कोई गुड्स या रॉ मटेरियल क्रेडिट में परचेज कर रखा है तो वो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स फॉर लोन, हमने किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है तो वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। एंड थर्ड इज क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, अगर हमने किसी भी एम्प्लॉइज के कोई भी एक्सपेंसेस जो प्रीवियस ईयर में हुए थे वो अभी तक पे नहीं किए हैं, आउटस्टैंडिंग है हमारे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, हमारी वो भी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट टर्म से हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जब भी हम किसी भी बिजनेस के गुड्स को सोल्ड करते हैं मार्केट में और सोल्ड करने से जो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब भी हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं और उस बिजनेस के अंदर जो भी चीजें हम बेचते हैं उससे जो पैसा आता है उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। चाहे हम गुड्स बेचे, चाहे हम सर्विसेज सेल आउट करें, उनसे जो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे बिजनेस की टोटल जो सेल्स होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। समझ में आया सभी को रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस का सेल्स को हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में कहा जाता है खर्चे। खर्चे का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं या किसी भी सर्विस के पैसे पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बिजनेस के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
चलिए भाई, एक्सपेंडिचर दो तरह के बताए गए हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे बिजनेस के लिए फिक्स असेट्स को खरीदने में जो पैसा हम लगा रहे हैं, या हम जो बिजनेस के लिए कोई भी एसेट्स खरीद के ला रहे हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग खरीद ली, या हमने मशीन खरीद ली, हमारी बिजनेस की कोई भी फिक्स असेट्स अगर हमने परचेज की है तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो हम खर्चे कर रहे हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है, 1 साल से ज्यादा मैनी ईयर्स तक बेनिफिट लेंगे हम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें केवल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलेगा, इनका टाइम फिक्स होता है, उसके बाद ये सर्विस खत्म हो जाती है या उसका पैसा हमें फिर से पे करना पड़ता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे आते हैं जैसे हमें रेंट पे करना है, सैलरी देना है ना, टेलीफोन बिल पे करना है। तो अगर हम टेलीफोन यूज कर रहे हैं तो टेलीफोन बिल का पेमेंट हमें हर महीने करना पड़ेगा क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन केवल 1 मंथ है। इसी तरह हम रेंट पे करते हैं तो रेंट भी हमें 1 महीने का देना होता है। 1 महीने में जो टाइम जितना हम उसका यूज करेंगे जगह का, उतने टाइम का हमें रेंट पे करना पड़ेगा। सैलरी भी हमें मंथली पे करनी होती है। तो जिनका ड्यूरेशन एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ये टर्म्स अपने रजिस्टर्स में नोट करते जाएं जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में याद रहेंगी, ध्यान में रहेंगी। और नेक्स्ट आती है हमारी इनकम। इनकम क्या होता है भाई? रेवेन्यू में से जब हम खर्चे घटा देंगे तो जो पैसा बचेगा हमारे पास, जो अमाउंट बचेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो इनकम का मतलब होता है जब हमारी सेल्स में से हमारे एक्सपेंसेस माइनस हो गए, वो हमारे एक्सपेंडिचर इनकम कहलाएगी। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, हमारे रेवेन्यू अगर हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो हमें उस बिजनेस के अंदर क्या हो रही है? इनकम हो रही है। चलिए नेक्स्ट टर्म्स हम पढ़ते हैं, इसके बाद डेटर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? जब हम कोई भी गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करते हैं किसी पर्सन को, तो उस पर्सन को हम अपने बिजनेस का डेटर्स कंसीडर करेंगे। देनदार, हिंदी में कहते हैं इसको देनदार, जो हमें पैसे फ्यूचर में देगा। क्रेडिट सेल्स में जो भी हमारे गुड्स बेचे गए हैं, जो गुड्स हमारे क्रेडिट में सोल्ड किए गए हैं, वो सारे नाम हमारे लिए एज अ डेटर्स बिजनेस के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो हम हमारे बिजनेस की वो क्या कंसीडर हो जाएंगी? एसेट्स कंसीडर होती हैं। फ्यूचर में जिनसे पैसा हमें मिलेगा वो हमारे बिजनेस की क्या मानी जाएंगे? एसेट्स मानी जाती हैं। तो जिन लोगों को हमने क्रेडिट में कोई गुड्स दिया है, क्रेडिट में लोन के रूप में कोई पैसा उधार दिया है, जिनसे हमें बाद में वो पैसा मिलेगा, ऐसी सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? बिजनेस के डेटर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स उधार खरीद के ला रहे हैं, अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स उधार खरीद के ला रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स कंसीडर होगा। यानी कि क्रेडिट परचेज जितनी भी होंगी वो सारी हमारी क्रेडिटर्स कंसीडर होती हैं, और ये हमारे बिजनेस की एक लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि हमें उनका पैसा पे करना है बाद में। तो ये हमारे क्रेडिटर्स कंसीडर होंगे। नेक्स्ट आते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है, इसको बोलते हैं डूबत ऋण, हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। अगर हमारा कोई डेटर्स हमारे पैसे पे नहीं करता है या उससे हमें कुछ अमाउंट रिकवर्ड नहीं होती है किसी भी रीजन से, अगर हो सकता है वो हमारे सिटी को छोड़ के चला गया हो, या हो सकता है कि वो हमें पैसे देने से मना कर दिया हो उसने बिल्कुल भी, और हम उससे बाद में नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पैसे हमारे नहीं दे रहा है। तो ऐसी जो अमाउंट होंगी उन्हें हम अपने बिजनेस के लॉस कंसीडर होते हैं और उन्हें हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेब्ट्स के नाम से। तो बैड डेब्ट्स हमारा पूरा अमाउंट भी हो सकता है, आधा अमाउंट भी हो सकता है, या जो भी बैड डेब्ट्स में माना जाएगा, मतलब जो रिकवर नहीं होगा डेटर से उसे हम बैड डेब्ट्स कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं बुक डेब्ट्स। बुक डेब्ट्स मतलब जो पैसा, लोन का पैसा, कैश, क्रेडिट सेल्स का पैसा, सारा जो अमाउंट हमारा उधारी में पड़ा हुआ है अभी मार्केट के अंदर, वो सारी अमाउंट हमारी बुक डेब्ट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम वेरियस पर्संस, जिन लोगों पर हमारे अमाउंट ड्यू है वो सारे लोग
हमारे बुक डेब्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। जैसे हमने किसी को गुड्स उधार में बेच दिया और वो पैसे हमें फ्यूचर में देगा तो वो हमारा डेटर्स कंसीडर होगा। अगर हमने किसी को गारंटी पर या किसी प्रोमाइजरी नोट पर उधार दिया है जिससे हमने बिल रिसीव कर रखे हैं गारंटी के तौर पर, तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स ये दोनों को मिला के बनता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारा बुक डेब्ट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है भाई इंसॉल्वेंट। ये जो शब्द है इंसॉल्वेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है दिवालिया। तो आप लोगों ने सुना होगा कि दिवालिया होना क्या होता है। जब कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस में बर्बाद हो जाता है या उसके लॉस इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होती लॉस को पूरा करने के लिए, और जब कोर्ट उस पर सारी इंक्वायरीज करने के बाद चेक करता है कि अब इसके पास कर्जे के पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको प्रोटेक्शन के तौर पर एक नाम दे दिया जाता है, उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो फिर जिन लोगों के पैसे उस पर उधार थे, चाहे वो बैंक का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी क्रेडिटर्स का हो सकता है, वो लोग उससे पैसा उधार नहीं मांग सकते हैं जब तक उसके पास कुछ भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो जाती तब तक। तो ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है अ डेटर्स हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। अगर कोई डेटर्स अपना पैसा देने में असमर्थ होता है एंड इज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्ट, और वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लेता है, तो ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम परचेज। परचेज का मतलब होता है जब हम किसी बिजनेस के लिए रीसेल के पर्पज से कोई भी गुड्स खरीद के ला रहे हैं जिसको हमें बेचना है फ्यूचर में हमें अपने बिजनेस में, उसे हम अपने बिजनेस का परचेज कंसीडर करते हैं। परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो दो पर्पज से चीजें खरीदी जाती हैं, एक अपने बिजनेस में यूज करने के लिए और एक अपने बिजनेस में बेचने के लिए। तो जो यूज करने के लिए खरीदी जाएंगी उसे हम परचेज नहीं कहेंगे, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर अपने बिजनेस में बेचने के लिए चीजें परचेज की जा रही हैं, जैसे हम स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं और स्टेशनरी के अंदर हम जो भी स्टेशनरी का सामान खरीद के ला रहे हैं, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल्स, मार्कर, बुक्स, वो सब हमारे बिजनेस का परचेज कंसीडर होंगे। अगर हम कपड़े का बिजनेस करते हैं तो हम अपने बिजनेस के लिए जो भी कपड़े खरीद के ला रहे हैं वो हमारे लिए परचेज कंसीडर होगा। अगर हम मेडिकल स्टोर चलाते हैं तो मेडिकल में हम दवाइयां रखते हैं बेचने के लिए, तो सारी मेडिसिन और दवाइयां हमारे बिजनेस के लिए परचेज कंसीडर होंगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा परचेज का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट सेल्स। अब जो गुड्स हमने परचेज किया था हमें उसको बेचना भी है मार्केट में, तो जो गुड्स हम बेच रहे हैं मार्केट में और बेचने से जो पैसा आएगा दैट इज कॉल्ड सेल्स। हमारे बिजनेस में हमने स्टेशनरी बेची, स्टेशनरी से पैसा आया, वो हमारी सेल कंसीडर होगी। हमने कपड़े बेचे हमारे बिजनेस के अंदर, तो हमारे कपड़े से जो पैसा आए, बेचने से जो पैसा आएगा वो हमारी सेल्स होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस चलाते हैं जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचते हैं, तो वो सारी चीजों बेचने से हमारे पास जो पैसा आएगा वो हमारी सेल्स कंसीडर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई परचेज रिटर्न। अब जो गुड्स हमने खरीदा था उसमें कुछ डिफेक्ट होने के कारण हमें उसे वापस भी करना पड़ सकता है बिजनेस में। तो जो गुड्स हम डिफेक्टिव होने के कारण रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हम अपने बिजनेस में परचेज रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हम इसके जर्नल रिकॉर्ड बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, तो जो गुड्स हमने रिटर्न कर दिया है कस्टमर को या क्रेडिटर्स को, तो उस गुड्स को हम किस नाम से लिखेंगे? परचेज रिटर्न के नाम से। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी गुड्स वापस आ गया किसी कस्टमर से, तो उसे हम सेल्स रिटर्न कंसीडर करेंगे, सेल्स रिटर्न के नाम से, रिटर्न के नाम से लिखेंगे। तो जो गुड्स हमने बेचे थे वो अगर हमारे पास वापस आ गए तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। नेक्स्ट है गुड्स या स्टॉक। गुड्स किसे कहते हैं? देखिए, जब हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं और उस बिजनेस में जो भी चीजें हम बेचेंगे या जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स कंसीडर होगा। अगर हम गोल्ड के व्यापारी हैं तो गोल्ड हमारे लिए गुड्स है। अगर हम फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है। अगर हम मशीन्स बेचते हैं तो मशीन हमारे लिए गुड्स है। अगर हम मेडिसिन बेचते हैं तो मेडिसिन हमारे लिए गुड्स कंसीडर होगा। अगर हम स्टेशनरी सोल्ड करते हैं तो स्टेशनरी हमारे लिए गुड्स कंसीडर होगा। और अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम
क्लोथ मर्चेंट है, कपड़े बेचते हैं, तो कपड़े हमारे लिए गुड्स कंसीडर होंगे, तो उसे हम गुड्स कहेंगे। या हमारे लिए स्टॉक भी कंसीडर होता है, क्योंकि हम फ्यूचर में अगर गुड्स बेचने के लिए हमारे पास गोडाउन्स में रख रहे हैं, वेयर हाउसेस में गुड्स रख रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए स्टॉक कंसीडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आती है भाई हमारे डिस्काउंट। चलिए, डिस्काउंट तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम सेलिंग प्राइस से कोई गुड्स कम प्राइस में मार्केट में सोल्ड करते हैं, तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, क्यों दिया जाता है ये डिस्काउंट? डिस्काउंट दो पर्पस होते हैं डिस्काउंट देने के। एक तो हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हम अपने बिजनेस के लिए जोड़ना चाहते हैं, या फिर हमारा दूसरा पर्पस होता है कि जो गुड्स हमारे पास स्टॉक में रखा है उसे हम जल्दी मार्केट में बेचना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं अपने बिजनेस में से, उस स्टॉक को जल्दी से जल्दी खत्म करना है हमें, तो हम उसमें डिस्काउंट ऑफर करते हैं। क्योंकि एक कस्टमर की आदत होती है, अगर उसको कुछ फायदा मिल रहा है चीजों को खरीदने में, तो ही वो उस चीज को परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होगा। इसलिए बिजनेसमैन अपने गुड्स को जल्दी से मार्केट में बेचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं। बट डिस्काउंट दो तरह के दिए जाते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। इसको हम कहते हैं व्यापारिक बट्टा और इसको कहते हैं हम नगद बट्टा। डिस्काउंट को हिंदी में कहा जाता है बट्टा। ठीक है, अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भाई? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, और जो एमआरपी प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स जिस पर हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। बस इस डिस्काउंट की एक खासियत है, ये जर्नल एंट्रीज के अंदर या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओनली नेट प्राइस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। हम इस डिस्काउंट को जर्नल एंट्रीज में लिखते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई गुड्स 20,000 की प्राइस है, उसकी एमआरपी प्राइस है, लेकिन बिजनेसमैन हमें उसको 10% डिस्काउंट पर मार्केट में बेच रहा है वो, या हमें 10% डिस्काउंट पर उस गुड्स को दे रहा है, तो हम उसको 20,000 के गुड्स का कितना प्राइस पे करेंगे भाई? देखिए, कितना परसेंटेज डिस्काउंट बोला उसने? 10%। तो 20,000 रुपीज का 10% डिस्काउंट कितना होगा? 2,000 रुपीज। तो हम 2,000 रुपीज अगर उसमें से कम कर दें, तो उस गुड्स की जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी? 18,000 रुपीज। तो एक बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कितने अमाउंट का हुआ? 18,000 रुपीज। तो वो अपने यहाँ किस अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा? 18,000 रुपीज को। बट नरेशंस में लिख देगा कि हमने इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया था। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, चाहे हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करें या कैश में परचेज करें, दोनों तरह की सेल्स परचेज पर इस टाइप का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट डिस्काउंट आता है कैश डिस्काउंट। ये वो डिस्काउंट होता है जो केवल कैश पेमेंट पे ही दिया जाएगा कस्टमर को। अगर हमने कैश पेमेंट नहीं किया तो हमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा, इस डिस्काउंट का देने का पर्पस एक होता है कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं मार्केट में, अगर हम क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हैं तो कस्टमर को एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि हम आपको 2 महीने के लिए गुड्स दे रहे हैं। अगर आप 2 महीने बाद पेमेंट करोगे तो आपको इतना पेमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आप 2 महीने से पहले पेमेंट करते हो तो हम आपको कुछ सीडी ऑफर कर देंगे। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। तो कस्टमर सोचता है भाई मुझे पेमेंट देना ही है, अगर मैं जल्दी देता हूं तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। बड़े ट्रांजैक्शंस का अमाउंट है तो उसमें कुछ ज्यादा बेनिफिट होता है, तो कस्टमर भी चाहता है कि ठीक है हम जल्दी पेमेंट कर देंगे। बिजनेसमैन को यह बेनिफिट हो जाता है कि उसका पेमेंट बैड डेब्ट्स नहीं होते उसके गुड्स पेमेंट के, और जल्दी से जल्दी वो पेमेंट रिकवर हो जाता है मार्केट से। तो ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहेंगे, और ये जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया जाएगा कैश के साथ। कैश अगर डेबिट में आएगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में लिखा जाएगा, कैश अगर क्रेडिट में आता है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है सभी को ये सारी चीजें, डिस्काउंट और ये बेसिक टर्म्स? तो हमारी ये सारी टर्म्स हमने मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स सारी आज कवर की थी। आई होप आपको सारी टर्म्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई भी टर्म्स के बारे में आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक देखते हैं ये दो चीजों के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए, डेबिट और क्रेडिट। देखो, इन इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डेबिट का मतलब होता है कि जो भी चीजें हमारे बिजनेस के अंदर आएंगी या जिन चीजों को हम अपने बिजनेस में रिसीव करते हैं वो सब डेबिट कहलाती हैं। इसको हम डीआर से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? डीआर से। और क्रेडिट का मतलब होता है
कि जो भी चीजें हमारे बिजनेस से जाएंगी उसको हम क्रेडिट कहते हैं, इसको सीआर से डिनोट करते हैं। आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं लेन देन। तो लेन देन का मतलब यहाँ पर यही होता है, डेबिट मतलब लेन, क्रेडिट मतलब देन। तो जो चीज ली उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। तो एक अकाउंटिंग का रूल होता है, ये गिव एंड टेक रूल पर चलता है अकाउंटिंग, जिसे हम ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। अकाउंटिंग में ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है ईच डेबिट हैज ईच क्रेडिट, हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होना आवश्यक है। तो डेबिट मतलब डीआर, क्रेडिट मतलब सीआर। डेबिट ऑलवेज आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाएंगी चीजें, क्रेडिट की चीजें हमेशा राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जाती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।